तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेकर 6 को कवर करेंगे। अभी तक द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड का सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है और जो इसका सेकंड सीजन है वो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में शेड्यूल्ड है। लेकिन जब तक इसका सेकंड सीजन नहीं आता हम इसका फर्स्ट सीजन ही कवर करेंगे। और अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 में हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऑर्फनेज से, जहां बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैप्पीली साथ रहते हैं। वो लोग साथ सोते हैं, साथ खाना खाते हैं और साथ ही पढ़ाई करते हैं। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एनएमएम में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है एमा, दूसरा है नॉर्मन और तीसरा रे। और एंटायर ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे हैं ये तीनों उन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड ओल्ड हैं। ये तीनों 11 ईयर्स ओल्ड हैं और जो बाकी के बच्चे हैं उनकी एज इनसे कम है। ऑर्फनेज में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एमा, नॉर्मन एंड रे बाकी बच्चों से उन सारे एग्ज़ाम्स में आगे रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ डैट वो तीनों ऑर्फनेज के बाकी बच्चों से स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। बट अगर हम यहाँ इन तीनों के बीच कंपैरिजन करें तो इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस नॉर्मन इनमें से सबसे इंटेलिजेंट है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी एमा इनसे ज़्यादा बेहतर है। और रे की खासियत ये है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करता है। और इनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो ग्राउंड है उसके एंड में जाके एक बॉर्डर आती है और इन्हें वो बॉर्डर को क्रॉस करना स्ट्रिक्टली मना है और इन्हें बताया गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो डेंजर में फंस सकते हैं। अगर ये लोग ऑर्फनेज से बाहर जाना चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। जब इन लोगों की एज 12 ईयर क्रॉस कर जाती है तब ये लोग एडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड एज ऑब्वियस इन लोगों के अपने एडॉप्शन के बाद वाली लाइफ के लिए कई सारे ड्रीम्स हैं और इन बच्चों की अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। बट दिस ऑर्फनेज ऑल्सो हैज़ अ डार्क साइड। एक दिन जो इनकी केयर टेकर है वो इनके फेलो ऑर्फन को एडॉप्शन के नाम पे इन लोगों से फेयरवेल करा करके अपने साथ ऑर्फनेज के बाहर ले जाती है। बट जाते जाते जो इनकी फेलो ऑर्फन है वो अपना फेवरेट टॉय ऑर्फनेज में ही भूल जाती है। एमा और नॉर्मन सोचते हैं कि वो अभी गेट तक ही पहुंची होगी और अगर वो क्विकली एक्ट करते हैं तो वो उसे उसका टॉय दे सकते हैं। एमा और नॉर्मन डिसीजन लेके जल्दी से वो गेट की ओर दौड़ते हैं और इवन दो इन लोगों को बॉर्डर को क्रॉस करना या फिर गेट को रीच करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, ये लोग अपने दोस्त के लिए ऐसा करते हैं। हो सकता है कि इन लोगों को ऐसा करने के लिए पनिशमेंट मिले पर ये लोग अपने दोस्त के लिए उस पनिशमेंट को भी बेयर कर लेंगे। लेकिन वो लोग जैसे ही अपने दोस्त को उसका टॉय रिटर्न करने के लिए गेट पे पहुंचते हैं तो वो दोनों वहां खड़ी एक व्हीकल के अंदर अपनी दोस्त की एक डेड बॉडी देखते हैं। पहले तो वो अपनी दोस्त की डेड बॉडी देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो इनकी नज़र में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो उसी व्हीकल के नीचे हाइड हो जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि वो आवाज़ किसी बहुत ही डेंजरस लुकिंग मॉन्स्टर्स की थी जो कि वहाँ पे आते हैं और इन्होंने ही उस एडॉप्टेड ऑर्फन को मार दिया। वो मॉन्स्टर्स आके सबसे पहले उस डेड ऑर्फन की बॉडी को एक कंटेनर में डालते हैं और उसके बाद आपस में बातचीत करना चालू कर देते हैं। व्हीकल के नीचे छुपे हुए एमा और नॉर्मन उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं और उनकी बातें सुनने के बाद दोनों को पता चल जाता है कि जो भी ऑर्फन अडॉप्ट होता है वो असल में इन जैसे मॉन्स्टर्स का भोजन बन जाता है। और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन से वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उन सब के नेक पे एक स्पेसिफिक नंबर का टैग है और उसी नंबर टैग के अकॉर्डिंग इन ऑर्फेंस को सप्लाई करा जाता है। और इनमें से जो भी ऑर्फेंस एकदम एक्सेप्शनल होते हैं
तो उन ऑर्फेन्स की डिमांड भी ये मॉन्स्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है। एमा और नॉर्मन यहाँ पे जितनी भी बातें सुनते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन उन्हें जब ये पता चलता है कि जो इनकी केयर टेकर है, जिसे वो अपनी मदर समझते हैं, वो भी इस सब में मिली हुई है, तो ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। एमा और नॉर्मन को एक बात और पता चलती है कि उनका और रे का नंबर आने ही वाला है और जल्द ही ये लोग इन्हें एडॉप्शन के नाम पे इन मॉन्स्टर्स को सप्लाई कर देंगे। इतनी बातें सुनने के बाद नॉर्मन और एमा को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक प्लान रेडी करेंगे जिसके साथ वो अपने साथ साथ ऑर्फनेज के हर एक ऑर्फेन की लाइफ बचाएंगे। लेकिन जाते जाते इन लोगों ने एक गलती ये कर दी कि जो अपने दोस्त का वो टॉय वापस करने आए थे उसे ये लोग गेट पर ही भूल गए और वो टॉय इनकी केयर टेकर के हाथ लग गया और अब इनकी केयर टेकर को इतना तो पक्का मालूम पड़ गया है कि किसी ना किसी ने इनकी सच्चाई जान ली है। किसने, ये उसे नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग एमा और नॉर्मन उन मॉन्स्टर्स का ऑर्फेन्स को सप्लाई करने का ऑर्डर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग उनमें से मैक्सिमम ऑर्फेन्स को ज़िंदा बचाना चाहते हैं तो इन्हें ये ऑर्डर को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का ऑर्फेन्स को सप्लाई करने का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बल्कि वो ऑर्डर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल, एज और उनके नेक पे जो नंबर है। और फिर नॉर्मन बताता है कि इंटेलिजेंस लेवल और एज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि जो ऑर्फेन सप्लाई हो रहा है अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और उसकी एज ज़्यादा होगी तो उसका ब्रेन उतना ही बेटर टेस्ट करेगा। और यही रीज़न है कि हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट अभी तक ज़िंदा हैं और जो उनसे छोटे ऑर्फेन हैं वो इनसे पहले जाके मर रहे हैं। और साथ ही साथ एमा और नॉर्मन हमेशा से जानते हैं कि अभी तक जितने भी सो कॉल्ड एडॉप्शंस हुए हैं वो हर 2 मंथ में होते हैं और जो लास्ट एडॉप्शन है वो अभी इनके हिसाब से कल ही हुआ है। तो नेक्स्ट एडॉप्शन में अभी भी 2 महीने हैं और इनके पास इतना समय है सब कुछ प्लान करने का। जो ऑर्फनेज है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पूरा ऑर्फनेज लेफ्ट, राइट और बैक साइड से फॉरेस्ट से कवर्ड है और अगर आप उस फॉरेस्ट को क्रॉस कर लेते हो तो आगे जाके आपको एक बहुत लंबी वॉल मिलती है। और जो ऑर्फनेज का फ्रंट साइड है वहाँ पर एक गेट है जो नॉर्मली तो बंद ही रहता है और जब वो खुलता भी है तब वहाँ पे वो मॉन्स्टर्स होते हैं। तो अगर तो ये लोग एस्केप करना चाहते हैं तो गेट वाला ऑप्शन तो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये उस लंबी वॉल को क्लाइम करके ऑर्फनेज को एस्केप करें, बट वो वॉल इतनी ज़्यादा लंबी है कि उसे आसानी से क्लाइम भी नहीं करा जा सकता और उसे क्लाइम करने के लिए इन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन वो दोनों वॉल के पास सिर्फ थोड़ी ही देर प्लानिंग करते हैं। उन दोनों को नॉर्मल एक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इन लोगों की जो केयर टेकर है उसे समझ आ जाएगा कि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने इनकी असलियत को जान लिया है। वो लोग जैसे ही ऑर्फनेज के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे ऑर्फन्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक ऑर्फन है जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और वो कहीं पे खो गया है। फिर वो वहाँ पे नोटिस करते हैं कि उनकी जो केयर टेकर है वो सम काइंड ऑफ वॉच को यूज़ करके बहुत ही ईजिली उस मिसिंग ऑर्फन को ढूंढ लेती है। और ये देखने के बाद वो दोनों ये कंक्लूड करते हैं कि वो जो वॉच है वो एक तरह का ट्रैकर है और ऑर्फनेज के हर एक ऑर्फन के बॉडी में उस ट्रैकर की चिप प्लेस्ड है। और अब सबसे पहले इन दोनों को ये पता लगाना होगा कि उन लोगों ने इनकी बॉडी के किस पार्ट में वो चिप को प्लेस करा है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो जब ये लोग अपना एस्केप प्लान करेंगे तो जो इनकी केयर टेकर है उसको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये लोग एस्केप करने वाले हैं। अब जो इनकी एस्केप करने की सिचुएशन है उसमें इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इनकी केयर टेकर को इन पे पूरा शक हो चुका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एमा और नॉर्मन अपने प्लानिंग को कंटिन्यू करने के लिए वापस से वो वॉल के पास जाते हैं। वहाँ जाके वो सबसे पहले अपने ऑर्फनेज से चुराया हुआ एक टेबल क्लॉथ वहाँ के एक ट्री के अंदर छुपा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस टेबल क्लॉथ को ऐसा रोप यूज़ करके ये वॉल को क्लाइम करेंगे जब ये लोग एस्केप करेंगे। और ऐसा करने के बाद एमा और नॉर्मन रे को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये लोग रे को पूरी सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं और सिचुएशन के रिगार्डिंग उसका ओपिनियन मांगते हैं। रे उन्हें कहता है कि अगर हम इजीली एस्केप करना चाहते हैं तो वो काम हम तीनों को ही करना होगा, क्योंकि अगर हम सब लोगों को बचाने का सोचते हैं तो हम में से जो बच सकता है
वो भी नहीं बच पाएगा। बट जो एमा और नॉर्मन है उन्होंने पहले से ही अपना माइंड सेट कर लिया है और वो अपने फेलो ऑर्फन्स को मरने के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले तो रे इनकी रीजनिंग से डिसएग्री करता है और बहुत गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन बाद में वो इनकी बात मान ही लेता है। लेकिन इसके पहले वो तीनों चैन की सांस ले सकें, उनके ऊपर एक नई दिक्कत आ पड़ती है। उनके ऑर्फनेज में एक कैरोल नाम की न्यू ऑर्फन प्लस उसके साथ सिस्टर क्रोने नाम की एक न्यू केयर टेकर आ जाती है। इनकी करंट केयर टेकर सिस्टर इजाबेला ने इस न्यू केयर टेकर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है, विच मेक्स देयर सिचुएशन इवन वर्स। बट सिस्टर क्रोने के आने से एमा, नॉर्मन और रे को एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल गई कि इस ऑर्फनेज के बाहर भी और ह्यूमंस और प्रोबेबली सिमिलर ऑर्फनेजेस भी हैं। लेकिन जो सिस्टर क्रोने हैं वो एक्चुअली सिस्टर इजाबेला की पोजीशन के पीछे है और वो सिस्टर इजाबेला को फंसा के उसकी मॉम की पोजीशन हड़पना चाहती है। इनके ऑर्फनेजेस का एक रूल है कि अगर कोई बच्चा इनकी असलियत जान जाता है तो इनके हेडक्वार्टर्स में उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन दे के उस बच्चे को यहाँ ऑर्फनेज से भेज दिया जाए। लेकिन जो सिस्टर इजाबेला है वो इनकी आइडेंटिटी जानते हुए भी इन्हें रिपोर्ट नहीं कर रही, और अगर सिस्टर क्रोने ने सिस्टर इजाबेला की ये बात हेडक्वार्टर्स में बता दी तो सिस्टर इजाबेला की मॉम की पोजीशन चले जाएगी और प्रोबेबली वो पोजीशन सिस्टर क्रोने को मिल जाएगी। और इसी बात को जानते हुए सिस्टर क्रोने बहुत खुश है। दूसरी तरफ एमा, नॉर्मन और रे ये डिसाइड करते हैं कि अगर वो अपनी बॉडी में चिप की प्लेसमेंट ढूंढना चाहते हैं तो उन तीनों को जो न्यूली बॉर्न ऑर्फन कैरल आई है उसकी बॉडी पे देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे कोई मार्क्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो ऑर्फेंस ऑर्फनेज में पहले से प्रेजेंट है उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर तो उनकी बॉडी पे कभी ऐसा कोई मार्क बना भी होगा तो अभी तक वो मार्क डिसअपियर भी हो गया होगा। और फिर जब ये डिस्कशन के बाद एमा कैरल की बॉडी को चेक करती है तो उसको कैरल के ईयर के ऊपर एक मार्क दिखता है, जिसे देख के एमा डिटरमाइन कर लेती है कि यही वो मार्क है जहाँ पे चिप प्लेस्ड है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते ही वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो बाकी ऑर्फेंस की फिजिकल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे, क्योंकि उन ऑर्फेंस में से कुछ ऑर्फेंस की एज तो बहुत ही कम है और अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे तो वो ना तो वॉल को क्लाइम कर पाएंगे और ना तो वो आगे जाके सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन एमा के पास इस सब का सॉल्यूशन है कि वो सारे ऑर्फेंस को थ्रू अ गेम ऑफ टैग उनकी फिजिकल ग्रोथ को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और जो नॉर्मन और रे हैं वो साइड बाय साइड उन्हें मेंटली ट्रेन करेंगे। इस गेम के थ्रू उन सारे ऑर्फेंस के एस्केप की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी और किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि ये लोग एस्केप करने वाले हैं। लेकिन उनके गेम के बीच में ही सिस्टर क्रोने उनके साथ आके खेलना शुरू हो जाती है और रे और नॉर्मन को छोड़ के सारे ऑर्फेंस को हरा देती है। पर आखिर में रे और नॉर्मन अपने टीम वर्क के साथ उसे हरा देते हैं। नॉर्मन और रे ये भी नोटिस करते हैं कि सिस्टर इजाबेला ने इन पे कुछ दिन से बिल्कुल भी नज़र नहीं रखी हुई है, विच अल्टीमेटली मीन्स सिस्टर इजाबेला का कोई स्पाई इन बच्चों के बीच मौजूद है जो कि सिस्टर इजाबेला तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। बट फिलहाल के लिए ये तीनों स्पाई की पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो ऑर्फेंस की ट्रेनिंग चल रही है उसे थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं, जिसमें वो लोग टीम वर्क सीखेंगे, क्योंकि नया ट्रेनिंग रेजिमेंट एक पूरा एस्केप प्लान का सिमुलेशन है। और जब इन तीनों को अल्टीमेटली इन सारे ऑर्फन से अपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले 10 दिन के अंदर अपने सारे ऑर्फेंस के साथ ऑर्फनेज को एस्केप करेंगे और इन 10 दिन के अंदर इन लोगों को कैसे भी करके सिस्टर इजाबेला का स्पाई और अपने बॉडी में लगे ट्रैकिंग चिप्स को फाइंड करना ही होगा। वो तीनों जानते हैं कि वो 10 दिन के अंदर अकेले इतना सब नहीं कर सकते और उन्हें समय पे अपना गोल अचीव करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है और वो अपनी मदद के लिए डॉन और गिल्डा नाम के फेलो ऑर्फन्स को चूज़ करते हैं। उनका इन्हें चूज़ करने का रीज़न ये है कि वो बाकी किसी भी ऑर्फन से एज में ज़्यादा बड़े हैं। बट अभी यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्हें पता नहीं है इनकी केयर टेकर का स्पाई कौन है। वो स्पाई डॉन या गिल्डा में से भी कोई एक हो सकता है। तो इसके पहले ये तीनों डॉन और गिल्डा को सारी बातें बता दें। ये उन्हें टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि इनमें से कोई सिस्टर इजाबेला का स्पाई तो नहीं है। नॉर्मन रे को समझाता है कि जो टेबल क्लॉथ ये वॉल को क्लाइम करने के लिए यूज़ करने वाले हैं
नॉर्मन वैसे ही 2 टेबल क्लॉथ्स को डिफरेंट जगह पर छुपा देगा एंड डॉन और गिल्डा को दोनों की अलग अलग लोकेशन बताएगा। अगर उन दोनों टेबल क्लॉथ्स में से कोई सा भी एक टेबल क्लॉथ गायब हो जाता है तो नॉर्मन ने जिसे जिस लोकेशन के बारे में बताया है उस अकॉर्डिंग नॉर्मन को पता चल जाएगा कि उनमें से कौन स्पाई है। ऐसे ही रात हो जाती है और जो गिल्डा है वो रात को उठ के सिस्टर क्रोने के रूम में जाती है और एमा ने उस पर नज़र रखी होती है, लेकिन गिल्डा वहां जाके सिस्टर क्रोने को कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है और ये सुन के एमा को बहुत तसल्ली मिलती है। अब यहाँ पे इतना तो कंफर्म हो गया है कि गिल्डा सिस्टर इज़ाबेला की स्पाई नहीं है। उसी वक्त जो सिस्टर इज़ाबेला है वो अपने रूम में होती है, उसके पास एनोनिमसली एक लेटर आता है जिसमें जो टेबल क्लॉथ की लोकेशन डॉन को बताई थी वो लिखी हुई होती है और बाद में जब नॉर्मन डॉन को बताई हुई लोकेशन पे चेक करता है तो वो टेबल क्लॉथ गायब होता है। लेकिन असल में नॉर्मन ने यहाँ पे रे को चोट दे दी। नॉर्मन ने टेबल क्लॉथ की लोकेशन रे, डॉन और गिल्डा तीनों को अलग अलग बताई थी। ये ट्रैप सिर्फ डॉन और गिल्डा के लिए नहीं था बल्कि साथ में रे के लिए भी था। और जो लोकेशन से टेबल क्लॉथ अभी गायब हुआ है, नॉर्मन ने रे को ऐसा बताया था कि ये लोकेशन उसने डॉन को बताई है, लेकिन असल में उसने डॉन को एकदम अलग ही लोकेशन बता दी थी, जिसका मतलब कि यहाँ पे जो रे है वो डॉन को फंसाना चाहता था लेकिन खुद ही फंस गया। और साथ ही साथ नॉर्मन को यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि जो सिस्टर इज़ाबेला का स्पाई है वो रे है। लेकिन नॉर्मन यहाँ पे ये भी जानता है कि रे का इंटेंशन खराब नहीं था, वो तो बस इन्हें सिस्टर इज़ाबेला से बचाना चाहता था। रे यहाँ पे सिस्टर इज़ाबेला का फेक स्पाई बन के उन पे क्लोजली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। फिर नॉर्मन रे को उसकी साइड बदलने का एक और चांस देता है और वो उसे कहता है कि उसने सिस्टर इज़ाबेला के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, अगर रे वो इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करेगा तो ये लोग रे को अपने साइड वापस से आने का मौका देंगे। रे के पास सिस्टर इज़ाबेला के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन कंसर्न्ड विथ हाउ टू ब्रेक द ट्रैकिंग डिवाइस। और यहाँ पे एक बात और क्लियर है कि नॉर्मन और एमा को भी रे की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर रे भी अपनी साइड चेंज करने के लिए एक कंडीशन रखता है। वो नॉर्मन को कहता है कि अगर नॉर्मन एमा को झूठ बोले कि जब ये लोग ऑर्फनेज एस्केप करेंगे तो इनके साथ सारे ऑर्फन्स आएंगे, पर असल में एस्केप के दिन एमा, नॉर्मन, रे, डॉन और गिल्डा ही एस्केप करेंगे। नॉर्मन इस कंडीशन से एग्री नहीं करना चाहता पर उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं है और इवेंचुअली नॉर्मन रे की कंडीशन से एग्री कर देता है। मगर जब नॉर्मन एमा को बताता है कि रे सिस्टर इज़ाबेला का स्पाई था और टू बी प्रेसाइज रे उसे खुद ही बता देता है, तो एमा उसकी सच्चाई जानते हुए भी उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। अगर इन लोगों को अपनी एस्केप की पॉसिबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो ये वाजिब बात है कि इन्हें अपनी एनिमी सिस्टर इज़ाबेला से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एमा और गिल्डा सिस्टर इज़ाबेला पे नज़र रखते हैं। नज़र रखने पे उन्हें ये पता चलता है कि जो सिस्टर इज़ाबेला है वो शाम को 8 बजे कहीं डिसअपियर हो जाती है। और जब वो दोनों ये बात नॉर्मन और रे को बताते हैं तो वो दोनों ये कंक्लूड करते हैं कि इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इस ऑर्फनेज में कोई हिडन रूम है और उसी रूम की हेल्प से सिस्टर इज़ाबेला रोज़ हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट करती है और हेडक्वार्टर्स को ऑर्फनेज से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मन उन सब को उस हिडन रूम को ढूंढने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन डॉन नॉर्मन की बात नहीं सुनता और अपने साथ गिल्डा को लेके सिस्टर इज़ाबेला के रूम में वो हिडन रूम को ढूंढने लग जाता है और थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद उन दोनों को उस रूम के अंदर एक हिडन डोर मिलता है, लेकिन वो हिडन डोर लॉक्ड है और अगर इन्हें उस रूम में एंटर करना है तो उन दोनों को उस लॉक्ड रूम की चाबी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एमा, नॉर्मन और रे इतना तो समझ चुके हैं कि उन्हें ऑर्फनेज से एस्केप कैसे करना है, पर अगर वो लोग एस्केप कर भी लेते हैं तो उन्हें अभी नहीं पता कि उन्हें बाहर जाके कैसा माहौल मिलेगा। जभी जो एमा है वो नॉर्मन और रे को अपने साथ ऑर्फनेज की लाइब्रेरी में लेकर जाती है
उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें विलियम मिनर्वा नाम के बंदे ने मॉर्स कोड यूज करके इस ऑर्फनेज की असलियत लिखी हुई है। भले ही ये तीनों ऑर्फनेज की असलियत पहले से ही जानते हैं, ये मॉर्स कोड में लिखी हुई इंफॉर्मेशन इन्हें इतना बता देती है कि ये जो विलियम मिनर्वा नाम का बंदा है, अगर ये जिंदा है तो ये प्रोबेबली इनका एलाय है। प्लस इससे ये तीनों ये भी समझ जाते हैं कि ऑर्फनेज के बाहर जो दुनिया है वहाँ पे और ह्यूमंस और प्रोबेबली ह्यूमंस की सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है, और ये भी हो सकता है कि इन बुक्स के अंदर और हिडन इन्फॉर्मेशन हो, या फिर किसी और तरीके से ये बुक्स इनके एस्केप प्लान में काम आए। डॉन और गिल्डा वाले साइड वो दोनों हिडन रूम में एंटर करने के लिए उसकी चाबी सिस्टर इज़ाबेला से चुरा लेते हैं, और जब वो दोनों उस हिडन रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो एंटर करते ही अपने फेलो डेड ऑर्फेंस की बिलोंगिंग्स देखते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ पे वो कम्युनिकेशन डिवाइस देखते हैं जो सिस्टर इज़ाबेला हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करती है। एमा, नॉर्मन और रे ने इन दोनों को ऐसा बताया था कि इनके फेलो ऑर्फन जब एडॉप्ट हो जाते हैं तब वो किसी गलत जगह पे सप्लाई हो जाते हैं, पर उन तीनों ने इन्हें ऐसा नहीं बताया था कि इनके फेलो ऑर्फन्स को मार दिया जाता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही अपने फेलो ऑर्फन्स की बिलोंगिंग देखते हैं तो वो इमीडिएटली समझ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। पर जब बाद में डॉन और गिल्डा उन तीनों से उन्हें सच्चाई ना बताने की वजह पूछते हैं तो उन पांचों के बीच आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है, और जब वो तीनों डॉन और गिल्डा को फाइनली पूरी सच्चाई बताते हैं, पूरी बात सुनने के बाद जो डॉन है वो उसे और गिल्डा को इतनी बड़ी बात ना बताने के पीछे उन तीनों को मारने लग जाता है, और उसके बाद बाहर ओपन में जाके अपने फेलो डैड ऑर्फेंस को याद करके रोने लग जाता है। जो रे, एमा और नॉर्मन वाला ग्रुप है वो भी इन दोनों पे इनके मना करने के बाद भी सीक्रेट रूम के ढूंढने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर बाद में वो दोनों ग्रुप आपस में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर अगले दिन एमा, नॉर्मन, डॉन और गिल्डा अपने वॉल को क्लाइम करके एस्केप करने वाले प्लान को इनिशिएट करने के पहले उस वॉल को क्लाइम करके आउटसाइड लोकेशन को कंफर्म करना सही समझते हैं। जितनी देर वो चारों आउटसाइड लोकेशन को कंफर्म करेंगे उतनी देर जो रे है वो सिस्टर इज़ाबेला को अपनी बातों में फंसाएगा सो डैट वो ट्रैकिंग डिवाइसेस को चेक ना करे। लेकिन फॉरेस्ट में जैसे ही वो चारों अपने टास्क से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जो सिस्टर क्रोने है वो उनकी बातों को सुन लेती है और उन्हें रोक देती है। तो भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे, और जो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीज़न 1 के रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स हैं उन्हें हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.